हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक टुगेदर। आज हम क्लास 8 का साइंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को लेकर कई सारे बच्चों को कई सारी कंफ्यूजन हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि वो सारी कंफ्यूजन एक एक करके दूर हो जाए एंड बिलीव मी, इस पूरे सीरीज में मेरे साथ रहिए, आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी आगे बात करने से पहले लेट मी टेल यू कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे कि हमारे बेसिक्स क्या हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा या डाउट होगा तो लास्ट में हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो लेट्स गेट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो इन ग्रेड 8। पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप होता क्या है, एग्रीकल्चर क्या है और ये स्टार्ट कैसे हुआ, राइट। सो हमें ये आइडिया तो होना ही चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है थोड़े से पीछे टाइम से, जब इंसानों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock on a large scale। देखिए, द थिंग इज कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं एक काफी बड़े एरिया में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम गार्डन में जाएंगे और गार्डन को क्रॉप बोल देंगे, राइट। तो हमें देखना होता है कि वेयर द क्रॉप इज गोइंग टू बी ग्रोन एंड इज इट गोइंग टू बी ग्रोन ऑन टू एन वेरी लार्ज स्केल। So first requirement that we need is cultivation. There will be certain steps that will be followed one by one. और उसके बाद large scale पे there is growth of material. Of course, it also involves the part of animals, that is, it is also going to be taking care of this portion कि लाइव स्टॉक का भी इसमें अच्छा खासा हाथ है, राइट। लाइव स्टॉक भी काफी जरूरी होता है हमारे लिए और हाँ, वो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, है ना। तो क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यस, प्लांट्स आर गोइंग टू बी द वन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें देने वाले हैं हमें, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक आर गोइंग टू बी द वन जो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स देने वाले हैं। ऑल राइट, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला हमारा फोकस होगा क्रॉप्स के ऊपर कि क्रॉप्स क्या होते हैं, फूड प्रोडक्शन क्या है। एंड इस पूरी जो कहानी है लाइव स्टॉक और क्रॉप्स को एक साथ लेकर आना, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके पहला क्वेश्चन ये आता है कि जरूरत क्या है मैम, राइट। क्यों एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो देखिए, हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाएंगे पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो जो फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो इतना आसानी से नहीं हो पाता। रीजन, एग्रीकल्चर ने लोगों को एक रीजन दिया एक जगह रुक कर अपने आप को फैलाने का, कल्टीवेट करने का, अपने आप को भी कल्टीवेट करने का और चीजों को नए नजरिए से देखने का। दूसरी चीज आती है एग्रीकल्चर के बारे में कि इट अलाउड पीपल टू सेटल डाउन प्रॉपरली एंड टू फॉर्म सिविलाइजेशंस। डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए। ऑल्दो इसके बारे में और भी कई सारी कहानियां हैं तो हम सारी चीज को एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करेंगे, बट हाँ, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल जरूर प्ले किया है सिविलाइजेशंस को स्टेबल बनाने में। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो आज भी एग्रीकल्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। क्रॉप क्या होती है, वेल क्रॉप के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेम काइंड के प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं एक लार्ज स्केल पर एट अ प्लेस जिसे हम क्रॉप कह देते हैं। क्रॉप का इतना सिंपल सा डेफिनेशन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। क्रॉप क्या है, सेम काइंड के प्लांट्स हैं जो हमने एक लार्ज स्केल पे एक बड़े एरिया में ग्रो किए हुए हैं और इनका पर्पस है फॉर गिविंग अस फूड, हमें फूड देने के लिए।
बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? हीट्रोट्रॉफ, राइट? हीट्रोट्रॉफ हम जानते हैं क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सो ऑफ कोर्स हम भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और हमारी डिपेंडेंसी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर ही है। बीइंग ओमनिवोर वी एक्चुअली डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम। एनिमल्स भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं और प्लांट्स भी। हमारा प्राइम फोकस होने वाला है एनिमल्स को लेकर, दैट हाउ प्लांट्स आर गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट वंस। एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी पहले प्लांट से रिलेटेड यानी क्रॉप से रिलेटेड प्रैक्टिसेस की बात करती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं? वो हमारे डिफरेंट स्टेप्स होने वाले हैं, जो कई सारे स्टेप्स हैं वन बाय वन जो फॉलो होते हैं एंड जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन होता है। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन कि ये कैसे वर्क करता है या क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो क्रॉप का डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गया कि क्रॉप क्या है। जब हम लार्ज स्केल पर कई सारे प्लांट्स को, एक ही जैसे प्लांट्स को, जैसे वीट है, वीट एक एग्जाम्पल है क्रॉप का। राइस है, राइस एक एग्जाम्पल है क्रॉप का। जब हम एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उसको, तो हम उसको क्रॉप कहते हैं, राइट? अब हम देखें कि कितने टाइप्स हो सकते हैं क्रॉप के। तो क्रॉप के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप में पहला टाइप है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मतलब क्या? रबी क्रॉप मतलब वो सारे क्रॉप्स जो ग्रो होंगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इन्हें विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। तो हम याद रखने के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे, रबी क्रॉप मतलब विंटर सीजन क्रॉप्स। किस मंथ से किस मंथ में ग्रो होते हैं ये ग्रो होते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च। यानी इनका जो सीड सो होगा वो अक्टूबर में कर दिया जाएगा, और इनकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो मार्च में हो जाएगी। सो दीज आर विंटर सीजन क्रॉप्स, विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। अब विंटर सीजन तो हम सब जानते हैं ना, ठंडा मौसम, टेम्परेचर कम रहता है, राइट? ये क्रॉप्स को भी टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। सो यस, दे ग्रो इन द विंटर सीजन ओवर हियर, राइट? नाउ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं कई बार। सो द एग्जाम्पल्स आर, विंटर सीजन क्रॉप्स में एक मेन एग्जाम्पल आता है वीट का। वीट इज एन विंटर सीजन क्रॉप और रबी क्रॉप, एंड एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड आर सम ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल। ग्राम है, पी है ना? अभी विंटर सीजन में हमें खाने के लिए भी मिलती है पी, राइट? हमें ग्रीन ग्रीन देखने भी मिलती है। कई सारे जो लोग हैं वो जानते भी हैं इसके बारे में। ग्राम भी हमें, यानी चना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके भी छोटे छोटे प्लांटलेट्स आने लगते हैं, एंड उसको तो कई जगहों पे सब्जी की तरह भी यूज किया जाता है, राइट? सो यस, रबी क्रॉप इज एन विंटर सीजन क्रॉप। कितना इजी है ना? अच्छा, रबी क्रॉप विंटर सीजन क्रॉप हो गया, मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यही होता है। तो फिर खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप, वेल, नाम चाहे जितना अजीब हो, लेकिन काम बहुत सही है। सो खरीफ क्रॉप आर द ones that are going to grow in the rainy season, generally जून से लेके सितंबर तक। ओके, सो दे आर रेनी सीजन क्रॉप्स। They grow in the rainy season. And which month to which month? So they are going to grow from June to September. तो जून से लेकर सितंबर तक they are going to grow. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं, हम भूलेंगे नहीं। तो हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे। मेज है एक, सोयाबीन है ना? तो मेज, जिसे हिंदी में हम मक्का भी कहते हैं, सोयाबीन, एंड आप गेस करो कोई ऐसा क्रॉप जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा। यस, धान की खेती, पैडी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रो इन टू द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ओके, सो ये रेनी सीजन क्रॉप्स हो गए यहाँ पे।
तीसरा जो टाइप है वो काफी स्मॉल कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो जेड क्रॉप्स कहते हैं हम इनको, और ये जो हमारे जेड क्रॉप्स हैं ये समर सीजन में ग्रो करते हैं। शॉर्ट सीजन क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं हम इनको, समर सीजन। समर सीजन क्रॉप्स हैं ये, शॉर्ट सीजन के लिए ग्रो करते हैं। शॉर्ट का मतलब है काफी लिमिटेड, और वी कैन से काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दे आर गोइंग टू ग्रो। वेरियस वेजिटेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस, like we can give the example as cucumber, tomato. These are some of the examples of these zade crops that are going to grow. So vegetables generally come in this category. And these are different types of crops. क्रॉप्स जो हमने देखे कि खरीफ सीजन क्रॉप हो गया, रबी सीजन क्रॉप हो गया, या जेड क्रॉप हो गया, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने सीड्स लिए और कहीं भी ऐसे डाल दिए और वो ग्रो होने लगेंगे। अगर इतना ही आसान होता तो कितनी अच्छी बात थी ना, बट इतना आसान होता नहीं है। फार्मर्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। फार्मर्स कहीं ज्यादा वर्क करते हैं, कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं टू ग्रो देयर क्रॉप्स। सो यस, दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस। जैसे हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमें कई सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, है ना। अभी एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम के लिए भी हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे देर आर सर्टेन स्टेप्स दैट अ फार्मर हैज टू फॉलो टू ग्रो देयर क्रॉप। इन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हाउ मेनी आर देयर, एक एक करके बताती हूँ और एक्सप्लेन भी करेंगे हम, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है और बहुत इजी है। आप इसको रियल लाइफ से थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने कहीं फार्मर्स को देखा होगा या फार्मर्स के बारे में या आप जुड़े हुए हैं उनसे, तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्रॉप उगाने के लिए क्या चाहिए? आपका आंसर हो सकता है मैम सीड चाहिए, तभी तो उगेगा। बिल्कुल, लेकिन हवा में तो नहीं उगा सकते, तो हमें एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉइल की जरूरत है यहाँ पे, राइट। तो हमारा यहाँ पे पहला जो प्रैक्टिस होता है कि जो भाई हमारे पास सॉइल है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन स्टार्टिंग आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या होने वाला है, चलो थोड़ा सा कलरफुल यूज करते हैं जिससे चीजें और ज्यादा समझ में आए हमें। तो नेक्स्ट होने वाला है ऑफ कोर्स जो आपने पहले आंसर दिया था, सीड। सीड की तो नीड है ही ना, बिना सीड के कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो यस, वी नीड सोइंग प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू सो द सीड्स इनटू द सॉइल। हमने जो इतनी मेहनत करके सॉइल प्रिपेयर की है उसमें हम सीड्स को अब सो कर देंगे, दैट इज सोइंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सोइंग कर दी, पर प्लांट्स को यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और हमें भी तो अच्छा सा ईल्ड चाहिए ना। ईल्ड तो समझते हैं ना हम, जब हम लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे हमारे क्रॉप्स को तो कितना अनाज हमें मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट अनाज और सीरियल्स ओनली, इट्स अबाउट कि हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है एंड पे, हमने इतनी मेहनत क्यों की प्रोडक्ट पाने के लिए। तो ईल्ड हमारा क्या होने वाला है, द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस दैट वी आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट। सिंपल, राइट। वी आर ग्रोइंग दीज प्लांट्स फॉर दिस पर्पज ओनली कि हमें ज्यादा से ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी हो, लोगों को हम फूड पहुंचा सके लोगों तक। तो जितना ज्यादा हमारे पास ईल्ड होगा उतना बेटर होगा, राइट। तो हमें ईल्ड बेटर करना है और ईल्ड बेटर करने के लिए हमें प्लांट्स को कुछ एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा, राइट। एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं एडिंग मैन्योर और वी कैन से फर्टिलाइजर्स। हालांकि दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस काफी मेजर हैं, पर हाँ दोनों को ऐड करना भी जरूरत हो जाती है हमारी। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप दैट इज फॉलोड। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है अब? नेक्स्ट स्टेप तो आप लोग गैस ही कर सकते हो, प्लांट्स को मिनरल्स के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है? यस,
वाटर की। तो अब हमें यहाँ पे वाटर भी तो ऐड करना होगा। एंड यस, आपने ये टर्म कई बार सुना है और आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये है इरिगेशन, राइट? एडिशन ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। इसी को इरिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी तो हम 4 पे ही पहुंचे, अभी तो और भी कहानी बाकी है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स। और हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जस्ट गिव मी वन मोमेंट बच्चों, थोड़ा सा पार्टीशन बना लेते हैं जिससे चीजें हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो आफ्टर 4, next we are going to write for the fifth one, and the fifth practice that we follow is protecting from weeds. प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अब हमने इतनी मेहनत करके कुछ प्लांट्स उगाए हैं, कुछ क्रॉप उगाई है, तो आप तो ये तो नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि वो बर्बाद हो जाए किसी भी वीड की वजह से या किसी भी इंसेक्ट की वजह से। सो प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। यस, तो वही हम करते भी हैं। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, नॉट ओनली वीड्स, फ्रॉम डिफरेंट पेस्ट ऑल्सो, जिसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं, कुछ मेथड्स अपनाते हैं और इनको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आफ्टर प्रोटेक्शन। अब क्या होने वाला है, राइट? तो अब यहां पे हम बात करेंगे प्रोटेक्शन के बाद हमारे जो क्रॉप्स हैं हम उनको ग्रो होने देंगे, कुछ टाइम देंगे जिससे वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएं, मेच्योर हो जाएं, और जब मेच्योर हो जाएंगे तो अब हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। मेच्योर होना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम ग्रीन प्लांट्स को नहीं कर सकते हार्वेस्ट, कुछ लोगों को टाइम लगता है, तभी तो हमें ग्रेन्स मिलेंगे। तो हमें पेशेंस रखना होगा जब तक कि हमारे प्लांट्स रेडी नहीं हो जाते फॉर द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज आता है, जो हमारा 7th प्रैक्टिस है यहाँ पे, जो हम करते हैं diligently. And yes, this is the 7th practice that is going to be followed, that is storage. Later on, there is distribution. Distribution is done by the farmers, then to the vendors, and from vendors to from the shopkeepers, and to the shopkeepers, the grains come to our home. Right? So yes, they are coming from the farmers. Farmers have done a really well job in doing all these things, but वी गेट देम फ्रॉम द शॉप्स। एंड हाँ, कुछ बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्ट हमारे पास लिंक है। डायरेक्ट लिंक भी है, इनडायरेक्ट लिंक भी है, दोनों ही तरीके से हमारे पास है कि वी कैन गेट द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मलैंड्स ऑफ कोर्स, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द फार्मलैंड्स ओनली। Okay, this is very funny, but I have heard from one of my student, they were saying कि शॉप से आ जाता है, शॉप से नहीं आता। ओके, वी गेट इट फ्रॉम शॉप, दैट इज राइट, लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। ओके, सो यस, दीज आर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट वी हैव सीन जस्ट नाउ। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वन थिंग दैट वी हैव लर्न, पर एक बार 2 मिनट का टाइम लेके रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने देखा कि देयर आर टोटल ऑफ 7 practices. First one is preparation of soil, second one is sowing, third one is addition of manure or fertilizers, and fourth one is irrigation, fifth one is protection from weeds, harvesting and storage. All of these are different practices, ठीक है, and they have different methods as well. अच्छा, आगे जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस टू 2 टर्म्स ओवर हियर जो आपको क्लियरली याद रहें और इनको आगे के लिए याद रखना। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ये वर्ड्स आप कई बार सुनने वाले हो यहाँ पे। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कंफ्यूज, इसलिए पहले से ही बता रही हूँ। ट्रेडिशनल से मतलब है, ट्रेडिशनल से क्या मतलब हो सकता है, हाँ, कुछ चीज जो पुरानी है, राइट? सो दीज आर प्रैक्टिसेस दैट वर फॉलोड इन द प्रीवियस टाइम्स, ओल्ड टाइम्स। यू कैन सिंपली से दीज आर ओल्ड टेक्निक्स एज वेल। जो फार्मर्स थे वो पहले ये वाले टेक्निक्स यूज करते थे।
तो अभी क्या हो गया, अब क्यों नहीं करते? क्योंकि अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है, अब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको यूटिलाइज करके फार्मिंग और ज्यादा बेटर बनाई जा सकती है, और हो भी रही है. Okay, so infusion of techniques into the agricultural practices have made them more good, more, we can say, well, and that is the modern techniques that are being followed. So we can say these are new techniques that have been infused, and they are making the works of farmer really easier. थोड़ा बहुत तो हेल्प चाहिए ही होता है, बिकॉज सी फार्मर्स आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क देयर एंड दे रिक्वायर सम. और वैसे भी हर एक चीज में एडवांसमेंट आती है. इवन हमारे फोन्स में कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है. इस तरीके के टेलीफोन से लेके इस तरीके के टेलीफोन तक आ गए हैं, राइट? तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग भी एक पार्ट है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का. और ये जब हम मेथड्स पढ़ेंगे या सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट एक ट्रेडिशनल मेथड क्या था और मॉडर्न मेथड क्या है. ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हमारा जान लेना जरूरी है, लाइक इन हिस्ट्री. एंड लेट्स से कि कल को जाके कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास मॉडर्न मेथड ना रहे, तो कम से कम हम ट्रेडिशनल फार्मिंग तो कर सके. हालांकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए. तो हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों ही तरीके के मेथड्स को देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टेक्निक दैट वी हैव, and that is preparation of soil. So let's discuss about that कि soil का preparation कैसे किया जाएगा या preparation से मतलब क्या है. देखो, soil जो है वो काफी important part play करती है in the, we can say, agricultural practice, right? So preparation is very important over here. जो first step आता है agricultural practice का, and that is called as preparation. Preparation में क्या नीड है या क्या जरूरत है इसकी? तो जरूरत तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज सी दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल का प्रिपेयर क्यों करना है, क्या प्रिपेयर करना है हमें? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है. आपने देखा होगा कई बार फार्मर्स यूज सच काइंड ऑफ टूल्स टू प्रिपेयर देयर सॉइल. ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्लोइंग कहते हैं. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज प्लोइंग. Plowing is a technique that is utilized by farmers to make the soil more, we can say, porous. ये soil को loosen कर देता है और microbes की growth में help करता है. Microbes बहुत important role play करते हैं in the growth of plants, because see, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे microbes हैं जो plants की मदद करते हैं in fixation of nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम बात और भी करेंगे जब हम थोड़ा सा दूसरा वाला टेक्निक पढ़ेंगे, वहां पे हम और डिटेल में बात करेंगे. अभी के लिए हम नाम जान लेते हैं कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में ये माइक्रोब्स यहाँ पे मदद करने वाले हैं हमारे प्लांट्स की, तो इनका होना तो बहुत जरूरी है. और प्लांट क्या है, एक लिविंग बीइंग है, राइट? तो उसका जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी रेस्पिरेशन के लिए हम कह सकते हैं ब्रीदिंग की तो जरूरत होती है, डिफरेंट गैसेस की जरूरत होने वाली है किसी भी प्लांट को. तो यस, जो रूट्स हैं प्लांट की उनको भी तो ब्रीदिंग की जरूरत होगी. ये बात किसी भी पॉइंट पे नहीं भूलना है बच्चों की, प्लांट्स लिविंग बीइंग्स होते हैं. तो जो चीजें किसी भी लिविंग बीइंग को चाहिए होंगी वही चीजें हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होंगी. तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लांट्स को ब्रीदिंग की क्या जरूरत है. प्लांट्स को ब्रीदिंग की जरूरत है क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स हैं, राइट? वेल अंडरस्टूड है, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट? चलो, तो देखो, बेसिकली अगर हम पोर्स बना देते हैं, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ ग्रो करने वाले हैं, सॉइल में. अगर सॉइल बहुत ज्यादा टाइट होगी या उसमें पोर्स नहीं होंगे या उसमें कोई भी जगह नहीं होगी, तो देन प्लांट्स रूट विल नॉट बी एबल टू ब्रीद इन इट, राइट? ब्रीद नहीं कर पाएंगे. आप सोचिए, आपको एकदम पैक कर दिया जाए कहीं पे भी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल वैसे ही रूट के साथ भी होने वाला है. और रूट को पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है ये इजीली, मतलब रूट्स ज्यादा डीपर जा सकते हैं, right? There are if there are small we can say pores present in the soil, they will help with the aeration के साथ हेल्प करेंगे, ब्रीदिंग में मदद करेंगे. और इसके साथ साथ वो इस चीज में भी मदद करेंगे that the roots can go more deeper into the soil so that the tree becomes, or we can say the crop becomes, more firm here. It also mixes with the soil nutrients uniformly.
सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम बता दिए हैं मैंने, बड़े बड़े नाम हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे सब समझ आएगा। ओके, सो यस, जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं सॉइल में। कैसे? अगर हम सॉइल को पूरा ऐसा एक एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, मतलब एक जगह पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो इकट्ठे हो गए हैं, वो सारी जगह पे इलेबोरेटली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू गेट इट? तो ये चीज हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हाँ, हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है प्लोइंग का, और फर्स्ट स्टेप में सॉइल प्रिपरेशन में प्लोइंग में क्या क्या चीजें हैं दैट वी विल डिस्कस, राइट? सो प्लोइंग से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है ये? प्रोसेस में it is a process in which twisting and turning of the soil is going to happen. The process in which twisting and turning of the soil happens. इसे टिलिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, also called as tilling process. So basically क्या हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड था। एक काम करते हैं, इस एरिया में एक छोटा सा मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ, है ना? लेट्स इमेजिन ये सॉइल है हमारी, ठीक है? क्या हुआ, ऐसे ही बिखरी पड़ी है टाइटली, क्योंकि वी हैवंट डन एनीथिंग ओवर हियर, राइट? हम एक टूल लेकर आते हैं जिसे हम प्लो कहेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड का टूल है, ठीक है? पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर मॉडर्न मेथड देखेंगे। तो हमारे पास एक प्लो आता है, ओके, एंड द प्लो विल लुक लाइक दिस समवॉट, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, बाकी आई विल शो यू द पिक्चर। ओके, सो यस, लेट्स से इट लुक्स लाइक दिस। ओके, अब ये जो प्लो है ये आप हाथ से नहीं लेकर जाते, फार्मर्स यूज्ड दी एनिमल्स ओवर हियर, कैटल को यूज करते थे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, जिससे वो प्लो जाता था। एक काफी फेमस मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड, इफ यू रिमेम्बर। आपने तो नहीं देखी होगी, आप काफी छोटे हैं, बहुत पहले आई थी ये मूवी। सो यस, उसमें ये फेमस गाना भी था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा करके। बहुत पुरानी मूवी है, आप कभी देखना। पर हाँ, उसमें क्या है, उसमें वो प्लो लेकर जाती है। ओके, बेसिकली मेरा यहाँ पे वही कहना है कि शी टेक्स द प्लो एंड शी इज जस्ट लाइक गोइंग दिस, इस तरीके से। तो हाँ, वो हाथ से करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, हम एनिमल्स का यूज करते थे फार्मर्स जनरली। और यहाँ पे जो प्लोइंग में होता था, जो सॉइल है हमारी अभी हमें जो टाइट दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, आप अगर किसी भी, ये जो पॉइंट है ये शार्प होता है यहाँ पे, so this sharp end is going to help in twisting and turning the soil easily. ओके, सो ये क्या करने वाला है कि सॉइल को ट्विस्ट और टर्न करने में हेल्प करने वाला है, एंड इजिली यू विल हैव बिग बिग क्रम्स, द सॉइल विल कम आउट। सो ऑफ कोर्स अभी जो सॉइल हमें एकदम ऐसा फ्लैट दिख रही थी, अब ये थोड़ी सी पोरस हो जाएगी और हमें सॉइल के कुछ बिग क्रम्स यहाँ दिखने लगेंगे। सो वी कैन से कि अगर हमने यहाँ पे प्लो चलाया तो हमें काफी बिग क्रम्स ऑफ सॉइल यहाँ पे दिखने लगेंगे, राइट? कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने टर्न किया ना, तो सॉइल बाहर निकलेगी। नाउ थिंक अबाउट इट कि ये जो बिग क्रम्स हैं, अभी भी क्या इनमें सीड डाल देना ओके होगा? नो, अभी भी ये ओके नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें जब ये जो बिग बिग क्रम्स बन गए हैं, अब इनको शॉर्ट शॉर्ट क्रम्स के फॉर्म में लेकर आना है, हमें अपनी सॉइल को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस करनी होती है हमें एज अ फार्मर, एंड दैट इज लेवलिंग प्रोसेस। लेवलिंग से हम इस सॉइल को अब प्रॉपरली लेवल करेंगे, ओके? एंड इसके लिए ऑल्सो एक वुडन प्लैंक यूज होता था इन ट्रेडिशनल मेथड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हम पहले ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉडर्न टूल्स भी देखेंगे कि क्या है,
राइट। तो पहला हमने देखा कि प्लो यूज होता है एंड प्लो इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर प्लोइंग प्रोसेस, प्लो से प्लोइंग हो रहा है, ठीक है। बिग क्रम्स बन गए, काफी बड़े बड़े बिग क्रम्स बाहर आए। अब हमने क्या किया कि इनमें इट इज नॉट पॉसिबल टू सो द सीड, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो बिग क्रम्स है उनको ब्रेक करें, सॉइल ही है वो, राइट, दीज आर नॉट रॉक्स, दीज आर सॉइल। तो फिर इनको ब्रेक करना थोड़ा सा आसान है, वुडन प्लैंक की मदद से वी विल डू द लेवलिंग प्रोसेस। लेट मी राइट हियर, यहाँ पे हम वुडन प्लैंक यूज करेंगे एंड वुडन प्लैंक की मदद से वी आर गोइंग टू लेवल द सॉइल। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टोटल कितने प्रोसेसेस हो गए, दो। पहला प्लोइंग हो गया, जिसमें हमने सॉइल को ट्विस्ट एंड टर्न करके बड़े क्रम्स में लेकर आए, जिससे सॉइल पोरस हो गई, राइट, टर्न हो गई, नीचे वाली मिट्टी ऊपर भी आई और सॉइल यूनिफॉर्म भी हो गई। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी हो गए। लेवलिंग में क्या किया, लेवलिंग में जो बिग बिग क्रम्स थे हमारे पास सॉइल के, राइट, उसको हमने ब्रेक डाउन किया, स्मॉल स्मॉल फॉर्म्स में लेके आए और वुडन प्लैंक बना दिया, आई मीन वुडन प्लैंक से उसको लेवल कर दिया। थोड़ा बहुत सेंटेंस आगे पीछे हो गया, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि वुडन प्लैंक से हमने क्या किया, इसको लेवल कर दिया। दिस इज लेवलिंग। एंड बोथ ऑफ दीज टूल्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, प्लो या फिर वुडन प्लैंक, बोथ ऑफ देम आर ट्रेडिशनल मेथड्स, दे वर यूज्ड ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली एक और टूल यूज होता था प्लोइंग प्रोसेस के लिए, दैट्स नेम्ड एज हो, से हो कहते थे। आप में से कई लोगों ने हो देखा भी होगा, है ना। हिंदी में इसके लिए एक डिफरेंट टर्म भी यूज होता है। नाउ वो आप लोग मुझे बता देना कि क्या क्या टर्म्स हैं। आई शो यू कैसे है ये। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारे दोनों ट्रेडिशनल टूल्स रखे हुए हैं एंड you can see that how they look. So this is a plow and this is a hoe. एक हो है इनमें से, एक प्लो है ना। मैंने कहा था इसको आपने देखा भी होगा और इसके लिए कई सारे डिफरेंट टर्म्स भी यूज होते हैं, दैट यू विल टेल मी। सो दिस इज फॉर प्लोइंग प्रोसेस। प्लोइंग प्रोसेस क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न मेथड्स क्या हैं। तो देखिए मॉडर्न मेथड्स बहुत सिंपल है। अब हमारे पास मशीन्स हैं, हेवी मशीन्स हैं, और हेवी मशीन्स का यूज करके हम प्लोइंग के लिए एक कल्टिवेटर का यूज करते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज कल्टिवेटर। ओवर हियर यहाँ पे ट्रैक्टर से अटैच्ड रहता है ये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो लेबर था ना, जो एनिमल्स के ऊपर लेबर था, जो ह्यूमंस के ऊपर लेबर था, वो लेबर काफी कम हो गया। और टाइम आप देख लीजिए, जो एक प्लोइंग करने में आपको एक छोटा सा सेक्शन प्लो करने में पूरा दिन भी जा सकता था, और मेहनत तो लगती ही ऑब्वियसली, लेकिन वो सब यहाँ पे कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन मॉडर्न टूल। तो मॉडर्न टूल का यहाँ पे एडवांटेज काफी हो जाता है। कभी कभी पूछे जाते हैं कि मॉडर्न टूल के एडवांटेजेस क्या हैं, आप आराम से लिख सकते हो, इट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स द लेबर, है ना। लेबर सेव कर देता है, टाइम सेव कर देता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है यहाँ पे। सो वी हैव कल्टिवेटर ओवर हियर। कल्टिवेटर इसको बोलते हैं, ट्रैक्टर इज नॉट द कल्टिवेटर, कल्टिवेटर इज दिस थिंग, ये जो यहाँ पे है ना। लेट मी शो यू विद अ डिफरेंट कलर, आई थिंक दिस विल वर्क। यस, दिस, ये ट्रैक्टर से अटैच्ड रहता है, ट्रैक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ कल्टिवेटर, ठीक है। पर हम क्या करते हैं कि ट्रैक्टर से उसको अटैच करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एन एनिमल वी आर यूजिंग अ ट्रैक्टर ओवर हियर, ओके। एंड नाउ इट इज गोइंग टू ड्रॉ द कल्टिवेटर। कल्टिवेटर में कई सारे प्लो जैसे ही शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमें यहाँ पे शार्प थिंग्स दिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, एंड दे कैन डू द वर्क इन जस्ट हाफ द टाइम। बहुत ज्यादा कम टाइम में कर सकते हैं ये पूरा काम easily. Okay, so that is cultivators work. Leveling के लिए भी we use a tractor and a leveler. wooden plank पहले यूज करते थे, अब हमारे पास leveler है जो लेवल कर देगा हमारी सॉइल को। ओके, सो प्रिपरेशन हमने कर ली। एडवांटेजेस क्या थे एक बार फिर से देख लेते हैं। एडवांटेजेस, it loosens the soil, it aids in the growth of microbes, and it allows the root to breathe easily. It mixes the soil nutrients uniformly over here. Okay, now let's move on to the next process, and that is sowing. हमारा जो फील्ड है, हमारा जो एरिया है, वहां पे अब हम सोइंग करने वाले हैं, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग, मुझे सोइंग करना है तो मुझे क्या चाहिए? आपका आंसर होगा मैम सीड चाहिए।
डेफिनेटली सीड चाहिए। कैसे पता चलेगा कि विच सीड इज द बेस्ट? क्योंकि देखो, हम कोई भी सीड ले जाकर अगर यहाँ पे डाल देंगे तो देर इज नॉट अ गारंटी कि 100% ये सीड ग्रो करेगा। कुछ सीड्स वायबल हो सकते हैं और कुछ सीड्स नॉन वायबल हो सकते हैं। नाउ यू मे आस्क, व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू ग्रो। ऐसा सीड जो लिविंग है, जिसके अंदर का एम्ब्रियो अभी तक डेड नहीं हुआ है ना। हमने क्लास 7th में थोड़ा सा पढ़ा था प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर जो ग्रो कर सकता है एक न्यू प्लांट के लिए, राइट। लेकिन अगर सीड वायबल ही नहीं है, अगर सीड वायबल नहीं है, यानी सीड के अंदर का पूरी तरीके से जो न्यूट्रिशन मटेरियल था वो खत्म हो चुका है और जो एम्ब्रियो था वो भी डेड हो चुका है, तो ये वायबल नहीं है। तो ये आप इसको, अगर आप इसको डाल भी देते हैं, इट विल नॉट ग्रो। A non-viable seed will not grow even if you do all the things. आप कितना भी मेहनत करते रहिए, आप एक नॉन वायबल सीड ले आइए, उसको डाल दीजिए, फिर आप सारी चीजें कीजिए, आप पानी दीजिए उसको, आप रेगुलरली चीजें कीजिए, बट इट विल नॉट ग्रो। फिर आपको लगेगा कि व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग, राइट। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज डू द सीड टेस्ट, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे पास जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली वायबल हैं भी या नहीं। सीड वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा लेबोरेटरी नहीं चाहिए आपको। एक छोटा सा आप अपने पास एक टब ले आए, टब में पानी रख लेते हैं, उससे वायबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। कैसे? लेट मी शो यू दैट हाउ इट इज लुक, राइट। तो हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने पानी भर दिया। ओके, इजी, ये सब तो अवेलेबल होता है हमारे पास। बीकर नहीं तो आप बाल्टी ले लीजिए, आपके पास जो भी है आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने, जो हमारे सीड टेस्ट करते टाइम हम क्या करेंगे, हमें सीड्स की जरूरत तो होने वाली है, राइट। तो जो भी हमारे सीड्स हैं वो हम लेकर आएंगे और वो सीड्स को वाटर में डाल देंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि जो डैमेज सीड्स है ना वो फ्लोट करने लगते हैं। सो डैमेज सीड विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन टू इट। ऑन दी अदर हैंड जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो बॉटम में सिंक कर जाते हैं। So those seeds which are sinking to the bottom are called as healthy. बट ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेल्दी सीड्स हैं उनमें अभी तक उनका एंडोस्पर्म बचा हुआ है। इफ यू रिमेंबर, अ सीड हैज टू थिंग्स, इट हैज एन एम्ब्रियो दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड इट हैज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिशियस मटेरियल दैट विल हेल्प द एम्ब्रियो टू ग्रो। 7th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत टच कर लिया हमने वहां पे, याद आ गया होगा, है ना। नहीं आ गया होगा तो एक बार फिर से वही किताब देख लेते हैं, राइट। सो यस, एंडोस्पर्म क्या होता है? एक न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर सीड को यहाँ पे। ओके, अब होगा ये कि अगर एंडोस्पर्म अभी तक बचा हुआ है तो इट विल बी हैवी, इट विल बी हेल्दी एंड इट विल गो डाउन, इट विल सिंक डाउन। लेकिन अगर सीड डैमेज हो चुका है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल नहीं बचा हुआ है, कोई भी एम्ब्रियो नहीं बचा हुआ है, देन यस इट विल फ्लोट। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। इतना कुछ टफ ही नहीं हुआ इसमें, राइट। सो यस, बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर कि हमें सीड पता करने थे कि हमारे कौन से सीड डैमेज हैं और हमारे कौन से सीड ठीक है, किसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो सारे सीड्स में हमने देखा और हम सीड सिलेक्शन कर पाए कि डैमेज सीड को अब हम हटा देंगे। अब तो हमें पता चल गया ना कि ये वाला सीड डैमेज है, तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, राइट। और जो हमारा हेल्दी सीड है उसको हम ले जाके अब सो कर सकते हैं। याद रखना, पानी ठंडा होना चाहिए, उबलते हुए पानी के साथ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके जो हेल्दी सीड्स हैं वो भी मर जाएंगे इस प्रोसेस में। लिविंग बीइंग है ना वो, दे कैन डाई इन द प्रोसेस। सो डोंट यूज द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर यूज किया तो आप सीड टेस्ट की जगह आप कुछ और ही कर लोगे। यूज द नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है वो यूज कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द डैमेज्ड वंस एंड द हेल्दी सीड्स। ओके, सो हमने सीड सिलेक्शन कर लिया। सीड सिलेक्शन करने से एक चीज और अच्छी हो जाती है, वो ये कि हमें पता चल जाता है कि हमारे जो डैमेज सीड्स हैं वो कौन से हैं, कौन से वाले सीड्स ग्रो करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम हाई यील्ड इंश्योर कर सकते हैं कि अब तो मेरी हाई यील्ड आएगी, क्योंकि मैंने जो डैमेज सीड्स थे वो हटा दिए, हेल्दी सीड्स हैं मेरे पास, वही ग्रो करेंगे और वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे, राइट। तो हाइयर यील्ड मिल गया।
कुछ सीड्स को, मतलब अब हमारे पास, आप अगर मार्केट में जाएंगे और पूछेंगे या अपने बड़ों से कभी पूछेंगे, तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सीड्स होते हैं। हम जब सीड सिलेक्ट करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो सीड है इट हैज द एबिलिटी टू ग्रो इनटू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज अगर होता है तो ये ग्रो कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर ये अडेप्ट नहीं कर पाएगा देन डेफिनेटली इट विल हार्म दी ईल्ड। ईल्ड को हार्म करेगा, हमने जो मेहनत की है वो सब बराबर फिर हमारे किसी काम में नहीं आने वाली। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी इज नीडेड ओवर हियर सो दैट द सीड कैन ग्रो इनटू एन वाइडर रीजन, अलग अलग रीजन में ग्रो कर पाए। और डिजीज रेजिस्टेंट तो इज एन क्वालिटी दैट वी रिक्वायर, क्योंकि अगेन प्लांट्स आर लिविंग बींग्स, डिजीज हो सकती है उन्हें, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्लांट्स को डिजीज हो सकती है, और यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा प्लांट बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसकी जो ईल्ड है वो अफेक्ट हो जाएगी। और हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया क्यों था? ईल्ड के लिए, राइट। तो अपने मकसद से नहीं हटना है बिल्कुल भी। हमारा यहाँ पे एक ही फोकस है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, यहाँ पे हम इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए हमें डिजीज रेजिस्टेंट सीड भी चाहिए होगा। तो सीड सिलेक्शन इज अ प्रोसेस दैट कैन बी डन। कई सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि उनका जो भी, लेट्स से इस बार उनके पास कुछ ईल्ड आया, तो वो क्या करेंगे कि कुछ अमाउंट अपने पास रखेंगे सीड्स का, और कुछ को मतलब बाकी का सारा जो भी होता है दे जस्ट सेल इट और यूज इट, वट एवर दे डू विद इट विद देयर क्रॉप्स, their choice. So basically yes, so they are going to do the things. तो वो जो उनके पास बचा हुआ होता है वो उसमें गुड क्वालिटी चीजें रखते हैं कि वो जो सीड है वो अच्छा होना चाहिए, डैमेज नहीं दिखना चाहिए, है ना। इसमें इनफ एंडोस्पर्म होना चाहिए जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको हम रख सके। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे टेक केयर, ओके, एंड दैट्स हाउ वी कैन डू दी सीड सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन हुआ है, अभी सोइंग नहीं हुई है, सोइंग की बात करेंगे अब। तो सोइंग में भी दो मेथड्स हो सकते हैं, अगेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ये तो बाय डिफॉल्ट है, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट दो चीजें तो होनी ही वाली हैं, राइट। सो लेट मी चूज अ प्रॉपर कलर, यस दिखना चाहिए ना। ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग। ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास आता है फनल सोइंग। फार्मर्स क्या करते थे, उनके पास ऐसा फनल जैसा स्ट्रक्चर रहता था, इट लुक्स लाइक दिस, अ फनल, ठीक है। और ये फनल नीचे एक पाइप से कनेक्टेड रहता है। बेसिकली आप यहाँ पे सीड भर दीजिए और ये डायरेक्ट डायरेक्ट चलता जाएगा। एक डिसएडवांटेज ये होता था कि यू कैन नॉट लाइक स्टॉप इट और स्टार्ट इट, वो एक कुछ भी लिड वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट चलते जाएंगे। एक जगह पे बहुत सारे सीड गिर गए हैं, एक जगह पे एक ही गिरा, एक जगह पे फिर बहुत सारे, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज हो जाता है फनल सोइंग का। ओके, सो ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स, ओवर क्राउडिंग से क्या मतलब है, एक जगह पे अगर बहुत सारी सीड्स डाल देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर क्राउडिंग। सिंपल, नहीं समझ आया? ओवर क्राउडिंग का मतलब मैंने एक ही जगह पे 10 सीड डाल दिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि 10 सीड अगर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सीड ग्रो कर पाएगा? जगह कम है। इमेजिन करो ना, आपके रूम में 50 लोगों को भर देते हैं, कोई भी अच्छे से नहीं रह पाएगा, ना आप ना कोई और, राइट। तो ओवर क्राउडिंग कैन बी अ प्रॉब्लम, स्पेस के लिए, खाने के लिए, चीजों के लिए, यहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो सकता है। सो फनल सोइंग में टाइम तो लगता ही है, लेबर भी लगता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है एक कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और ओवर क्राउडिंग की वजह से एक भी सीड नहीं ग्रो कर पा रहा है। हालांकि हमारे सारे सीड वायबल थे, हमने अच्छे से सिलेक्ट किए थे, पर एक ही जगह हमने सारे गिरा दिए, तो एकाध उसमें से कोई ग्रो कर पाया बेचारा, बाकी सब वेस्ट, राइट। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, हमारे पास अब एक मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग में वी सी सीड ड्रिल, एंड सीड ड्रिल जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हो इन दिस डायग्राम हाउ दिस लुक्स लाइक। आपके पास अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उनमें आप अपने सीड्स को भर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है सीड ड्रिल, लाइक इट्स अ मशीन ऑफ कोर्स, और उसको उसी तरीके से सेट भी किया गया है, बनाया भी गया है, जिसमें ओवर क्राउडिंग वाले इशू को ये सॉल्व करता है। हर टाइम पे हर बार एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीड ही नीचे गिरेगा, मतलब हर बार एक ही सीड नीचे गिरेगा, और जो सीड गिरेगा उसके बाद इट विल क्लोज एंड इट विल ओपन आफ्टर सम टाइम। सो बेसिकली
हम जो दो कॉन्जिक्यूटिव सीड्स हैं, मतलब एक के बाद एक जो सीड है, वो दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, जिससे कि ये दोनों सीड्स प्रॉपरली ग्रो कर पाए, एफिशिएंसी बढ़ गई। तीसरी चीज ये हो जाती है कि ये जो सीड हमारा जा रहा है वो सॉइल के अंडर जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर डेप्थ में जा रहा है। प्रॉपर डेप्थ होने की वजह से क्या फायदा है? प्रॉपर डेप्थ होने की वजह से ये फायदा है कि आप एक बार फील्ड से हट भी जाएंगे तो भी वहां पे अगर कोई चिड़िया आती है तो वो आपका ग्रेन खाकर नहीं चली जाएगी, क्योंकि वो तो खा लेते हैं, राइट। आप ऐसे बाहर अगर डला हुआ छोड़ देंगे, अपना सीड ऐसे पड़ा हुआ छोड़ देंगे हम बाहर, तो क्या होगा? कोई भी खा सकता है उसको, है ना। और वो ग्रो कैसे करेगा फिर, अगर कोई खा ही गया उसको तो? बेसिकली एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं, बर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ होना थोड़ा सा जरूरी है। तो सॉइल के अंदर थोड़ी सी डेप्थ, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं वरना वो ग्रो ही ना कर पाए, और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं कि उसको कोई भी एनिमल ग्रेज करके चला जाए, राइट। सो दीज टू थिंग्स कैन हैपन ओवर हियर, और दोनों ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सीड ड्रिल की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो मेजर मेजर कौन कौन से इशू सॉल्व कर लिए हमने? पहला, हमने ओवर क्राउडिंग वाला जो इशू था हमारा वो सॉल्व किया कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, हमारे जो सीड हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे फॉल करेंगे, राइट। दूसरा इशू था कि बर्ड्स खा जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, हमारे जो सीड्स हैं वो एक प्रॉपर डेप्थ पे पहुंच जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड अंटिल नाउ, राइट। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम आज यही रुकते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल learn about other agricultural practices in our upcoming classes. Okay, so let's see what we have learned till now. सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर होता क्या है, क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। क्रॉप्स के कितने टाइप्स पढ़े थे हमने? 3 टाइप्स पढ़े थे बच्चों, दैट इज खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स, राइट। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इन तीनों के, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि जो क्रॉप्स हैं उनके लिए कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। टोटल 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट 2 प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से आज फिनिश किए। पहला प्रैक्टिस था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 2 प्रोसेसेस होते हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न, दोनों ही हमने टूल्स देखे कौन कौन से टूल हैं और ये प्रोसेस कैसे होता है, राइट। प्लोइंग नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक प्रोसेस का, और दूसरा नाम है लेवलिंग। प्लोइंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल होता है। एंड जो लेवलिंग है, लेवलिंग में क्या होता है कि लेवलिंग में जाके हम जो सॉइल है उसको लेवल कर देते हैं, जो बिग क्रम्स थे उनको स्मॉल क्रम्स के फॉर्म में हम लेकर आते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट है या जो सीड है वो वहां पे प्रॉपरली ग्रो कर सके। दूसरा हमने देखा कि हमारी जो सोइंग है वो सोइंग कैसे होती है, राइट। सोइंग में सबसे पहले सीड सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सीड टेस्ट क्या होता है वो पढ़ा और वो समझा। सीड सिलेक्ट करते वक्त हमें कौन से 3 क्वालिटीज हैं वो जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो हमारा सीड कैसा होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। और हमने देखा कि हाँ, वायबल होना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए कि ये इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली ग्रो कर सके। फिर हमने देखा कि सोइंग कैसे करते हैं। तो सोइंग के 2 मेथड्स देखे हमने, ट्रेडिशनल मॉडर्न। वंस अगेन ट्रेडिशनल में हमने क्या देखा, फनल सोइंग देखा। फनल सोइंग का प्रॉब्लम क्या था, ओवर क्राउडिंग हो जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जो सीड्स थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। फिर हमने उसका सॉल्यूशन किस में ढूंढा, मॉडर्न मेथड में। और मॉडर्न मेथड में हमारे पास सॉल्यूशन मिला सीड ड्रिल के फॉर्म में, जिसमें जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और एक प्रॉपर डेप्थ पे सो किए जाते हैं। This is all we have learned. Okay, go ahead, revise a little bit. You will be able to learn about it. And this was it for this class. Best of luck, bachcho. Best of luck for your exams. Bye. Goodbye.